नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यदि आप रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो 2017 में पेपर हुआ था आज इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि रीट का जो एग्ज़ाम है 2 सितंबर होना तय है, तो आप 2 सितंबर को एग्ज़ाम मानकर ही अपनी तैयारी कीजिए। और यदि आप मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर चुके हैं तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर आप अपने सोल्व भी करके देखिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको इसमें पूरी व्याख्या भी मिलेगी, तो वहाँ से आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉडल पेपर को करने का ये फायदा जरूर मिलता है कि हमारी कितनी तैयारी है, या फिर हम एग्जाम देते हैं तो हमें इसको कैसे टैकल करना है पूरे एग्जाम को, ये पूरा पैटर्न पता लगता है कि हमें ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करें। तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत बेनिफिट मिलता है। एक तरह से एग्जाम ही होता है आपका। प्रीवियस ईयर पेपर करना मतलब एज ए आप एक एग्जाम टैकल कर रहे हैं उसको, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीट लेवल 2 साइंस मैथ का प्रीवियस ईयर का यानी 2017 का पेपर सोल्व कर रहे हैं हम आज की क्लास के अंदर। तो 2017 क्लास में एक ये 2017 का जो क्वेश्चन था पेपर था उसमें एक ये क्वेश्चन आया था, इसको सोल्व करते हैं। पहले हम इसमें दिया था कि पूरे के ऊपर रूट है -√3 प्लस रूट में 84 प्लस 18√3 का मान है कि वैल्यू हमसे पूछी गई थी, इसको सोल्व आउट करना है यानी इनको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। ये यहाँ पर 84 लिखा हुआ है, 84 को अपन 81 प्लस 3 लिख सकते हैं। 84 का हम लिख सकते हैं 81 प्लस 3 यानी कि 81 प्लस 3 इक्वल टू 84 होता है। और इसको लिखने का कारण ये है क्योंकि ये जो है ये 9 की स्क्वायर है और ये जो 3 है ये √3 की स्क्वायर है, ठीक है। और सेकंड टर्म में हमें देखने को पता लग रहा है कि ये 2 गुना 9 है, 2 गुना 9 गुना √3 यानी 9 दूनी 18 और √3, तो ये एक होल स्क्वायर बन रही है यानी कि 9 प्लस √3 की होल स्क्वायर बन रही है। आप देख लीजिए 9 प्लस √3 की होल स्क्वायर करके देख लीजिए। 9 की स्क्वायर 81 प्लस √3 की स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 इंटू 9 इंटू √3 2 इंटू 9 इंटू √3। देखिए ये लिखा हुआ है 81 प्लस 3 84 प्लस 18 9 दूनी 18 √3 ये लिखा गया यानी कि एक होल स्क्वायर बन रही है। तो जैसे कि ये पूरे पर √3 लिखा हुआ है, ठीक है, पूरे पर रूट लगा हुआ -√3 एस लिख दिया, आगे प्लस है जो। उसके बाद में 84 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 81 प्लस 3 प्लस 18 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 9 यानी 9 दूनी 18 और इंटू √3, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं -√3 और ये हमने अभी देखा कि 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसे मैं लिख रहा हूं 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर ये जो रूट लगा हुआ है इसके ऊपर भी अलग से ये ऊपर से मैंने रूट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से ये अंदर वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाद में क्या बचेगा, ये ऊपर पूरा रूट हो गया -√3 प्लस 9 प्लस √3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं -√3 से प्लस √3 कैंसिल आउट हो गया और लास्ट में क्या बचा √9 और हमें पता है √9 की वैल्यू क्या होती है 3। तो यही हमारा आंसर था कि इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आंसर प्राप्त होगा, तो आंसर प्राप्त होता है 3। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं अपने जो रीट 2017 के अंदर आया था। यदि 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर है k इंटू 4 की पावर 95 हो तो k का क्या मान है। तो इसे सोल्व करते हैं। 4 की पावर 97 4 की पावर 96 और 4 की पावर 95 इन तीनों में से 4 की पावर 95 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 की पावर 95 इधर भी है और 4 की पावर 95 इधर भी है और यहाँ तो 4 की 95 शो हो ही रही है अपने को। तो 4 की पावर 95 मैं इन तीनों में से कॉमन ले रहा हूँ। उसके बाद में क्या बचा, यहाँ से अगर 4 की पावर 95 कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 96 में से 4 की पावर 95 कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचता है 4 की पावर 1 और प्लस 4 की पावर 95 में से 4 की पावर 95 को मान लेता हूँ 4 की पावर 0 बचती है और किसी की भी पावर 0 यानी कि 1 और इज इक्वल टू
k इंटू 4 की पावर 95। ये 4 की पावर जो 95 यहाँ पर गुणा में है वो भाग में चली जाएगी, भाग में जाएगी तो ऊपर भी 4 की पावर 95 और बटे में 4 की पावर 95 तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट ही कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कैंसिल। लास्ट में क्या बचा 4 की स्क्वायर यानी कि 4 का 2 बार गुणा, 4 चौके 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर k। और इसको सोल्व करना है और k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें। 16 में से 4 गया 12, 12 प्लस 1 बराबर k और 12 और 1 13 बराबर k। तो ये हमें k की वैल्यू प्राप्त होगी। हमें ऑप्शन दिए गए थे और ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 की पावर 97, 4 की पावर 96 और 4 की पावर 95। 4 की पावर 95 हमने इसमें कॉमन ले लिया और जो बचा उसको सोल्व करके k की वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड से है, तो इसके फैक्टर करने या तो इसके फैक्टर कीजिए या फिर इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके देखिए। आप ये आता है नहीं आता, इसको बाय ऑप्शन करते हैं। इसमें देखिए सभी प्लस हैं तो कहने मतलब इनको गुणा करने पर सभी ये जो अपने पद आएंगे सभी टर्म्स प्लस की आएंगी, सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। ये दोनों ये भी प्लस है और ये भी प्लस है यानी सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। बट हमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ 2 टर्म्स नेगेटिव के, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए इसमें एक टर्म नेगेटिव है तो कहने मतलब नेगेटिव टर्म आ सकती है। तो आपको -3 का 5a से मल्टीप्लाई करके देखिए तो -15a, 5 3 15a -15a, लेकिन यहाँ प्लस का 15 है इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये इसमें देखिए 5a इंटू a, 5a स्क्वायर प्लस का ठीक है। उसके बाद में 5a इंटू -3 यानी कि 5 3 15 -15 है, यहाँ पर प्लस का 15 है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो पता लग रहा है कि 3 ऑप्शन नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन ये होगा। फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 5a मल्टीप्लाई a तो 5a स्क्वायर प्लस 5a मल्टीप्लाई 3 तो 15a और उसके बाद -2b मल्टीप्लाई a माइनस 2ab और बाद में -2b मल्टीप्लाई 3 तो -6b। और देख लीजिए 5a स्क्वायर प्लस 15a -6b और -2ab यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपॉन क्यूब रूट, यहाँ पर 3 लिखने का मतलब है कि ये क्यूब रूट्स हैं, घनमूल हैं। क्यूब रूट 8/1000 प्लस क्यूब रूट 192 अपॉन 3। तो इसे सोल्व करते हैं। जब भी ये क्यूब रूट दी होती है तो जो अंदर संख्याएं दी होती है वो मतलब कि क्यूब है, किसी न किसी की क्यूब दी होती है हमें, तभी तो ऊपर स्क्वायर रूट दिया ताकि वो सिंपल संख्या में कन्वर्ट हो जाए। ये क्यूब्स दी गई है, ये क्यूब रूट है तो उससे क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होकर सिंपल संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये तो 8 जो है वो 2 की क्यूब है और जो ये 10 या 1000 जो है 1000 है ये 10 की क्यूब है। और यहाँ पर देखिए ना ही तो ये 192 किसी क्यूब है ना ही 3 किसी क्यूब है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना है कि ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 9 और 1 10 और 2 12 यानी 3 12 से 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो कहने मतलब 192 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको पहले काट दीजिए, 3 कम 3 और 64। अब ये पता लग रहा है कि जो 64 है ना ये जो 64 आया है ये 64 किसी का क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट है। अब ये इजीली सोल्व कर सकते हैं अपने। सोल्व करते हैं इसको। ये लिखा 1 अपॉन में ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्यूब रूट में 8 है जो सोल्व होकर आएगा 2 और बाय ये 10 की क्यूब है और क्यूब रूट होकर आंसर आएगा ये 10 यहाँ पर नीचे आ गया। उसके बाद में यहाँ प्लस ये क्यूब रूट है 64 की क्यूब रूट 4 चौके 16 16 चौके 64 यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद सोल्व करते हैं। जब भी ऐसी कोई भिन्न के नीचे भिन्न आ जाए यानी कि x अपॉन वाई अपॉन z अपॉन c, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये x अपॉन वाई को एज इट इज लिख दीजिए और जो लास्ट की z अपॉन c है ना इसको ऊपर लाने के लिए सिर ऊपर और पैर नीचे कर देंगे। इसमें जैसे c नीचे है तो c ऊपर चला जाएगा और z नीचे रह जाएगा यानी z अपॉन c है तो यहाँ पर ये c अपॉन z के इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये काम हम यहाँ पर करते हैं। ये 1 के अपॉन कुछ नहीं यानी 1 है और बटे में 2/10 है तो ये पलटकर ऊपर चला जाएगा यानी 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10/2 ठीक है। और आगे प्लस में 4। सोल्व करते हैं। 2 कम 2 और 5 दूनी 10 तो बचा 5 + 4 और 5 + 4 यानी 9 और ऑप्शंस दिया गया था, ए ऑप्शन ही दिया गया था 9। तो ये हमारा आंसर है।
तो इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें क्यूब दी गई है तो ये यहाँ पर क्यूब रूट अवश्य दी होती है, अगर स्क्वायर रूट दिया तो यहाँ पर ये स्क्वायर्स जरूर दी होती हैं। यहाँ पर नहीं दी हुई है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 3 से इसको काट कर ये क्यूब रूट बन रही है आराम से। तो ये क्यूब रूट 4 की क्यूब रूट है, 4 की क्यूब है ये, तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा और 5 + 4 9 आंसर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन था। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन से लिए गए, इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, समीकरण का क्वेश्चन आया था। हमने अपनी शुरू की क्लासेस में ऐसे समीकरण को सोल्व किए हैं और देखते हैं इसको। 2x - 3y = 79 और सेकंड इक्वेशन है x + 6y = 47 हो तो x - y का मान क्या होगा, और हमें ये ऑप्शन दिए गए थे। x - y तो अपने बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब देखिए इसमें दो ही वेरिएबल हैं x और y, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं और दो ही हमें इक्वेशन गिवन है, तो हम एलिमिनेशन मेथड या फिर रिप्लेसमेंट मेथड से हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। उसके लिए क्या होता है, जैसे कि ये इक्वेशन 1 गिवन है हमें और ये इक्वेशन 2 गिवन है, उसमें क्या होता है, या तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लो या फिर y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लो, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट इक्वल कर लो, या फिर y का कोफिशिएंट अगर आपको इक्वल करना है तो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों 6 हो जाए। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इसमें सेकंड इक्वेशन है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, 2x इक्वल हो गए। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 वो लेस कर दो, जो नई इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। पहले देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देखते हैं इसको। तो ये आ गई 2x + 6 दूनी 12y = 47 × 2 94, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को लेस कर रहा हूं, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 3। अगर मैं इसमें से इसको लेस करता हूं तो 2x में से 2x गया 0, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। इस मेन मोटिव यही होता है कि किसी भी एक जो वेरिएबल है उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है पूरी इक्वेशन से। अब जैसे 2x में से 2x जाएगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है, और जिससे क्या होगा, इक्वेशन जो है ओनली y के अंदर आ जाएगी। और यही मोटिव था हमारा कि हमने पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर y की वैल्यू निकलेगी, वो उसमें किसी भी इक्वेशन रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को लेस कर रहा हूं, तो 2x में से 2x गया 0, ये -3y है और ये माइनस हो जाएगा, इसमें घटा रहे हैं तो -3 और -12 यानी कि -15y और इज इक्वल टू 79 में से 94 गया, तो घटाएंगे तो हम 94 में 79 ही, लेकिन निशान जो बड़ी संख्या के साथ में होता है, 94 बड़ा है तो निशान तो माइनस का ही आएगा। सोल्व करते हैं, 5 और 15 यानी -15, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई -15 और ये जो गुना के अंदर है ये बटा में चला जाएगा -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं इसको, y की वैल्यू को, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x - 3y, y की वैल्यू 1 है तो -3 इज इक्वल टू 79, तो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 82, और x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो इसको 41, x की वैल्यू आ गई 41, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1 और x की वैल्यू होगी 41। अब x और y की वैल्यू जो प्राप्त हो चुकी है, अब हम x - y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x - y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 41 माइनस y की वैल्यू क्या है 1, 41 में 1 गया, आंसर आया 40, और इसका ऑप्शन हमें ये दे रखा, ए ऑप्शन था 40 आंसर। नोट कर लीजिए आप उसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर गुणनखंड से है कि 3x + 5 की होल स्क्वायर - 60x निम्न में से किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन थे, निम्न में से किसके बराबर है, यानी इसको सोल्व करें तो वही है जो इनको सोल्व करने पर आए, इनमें से किसी एक को सोल्व करने पर आएगा। तो देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये है a + b की होल स्क्वायर,
और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं उस फॉर्मूले की सहायता से। तो a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 2ab कितना है 5 से 15 दूनी 30x और प्लस 5 की स्क्वायर यानी 25 और लास्ट में है माइनस 60x। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 9x स्क्वायर और प्लस 25 ये तो अलग है, ये जो माइनस का 30x और ये माइनस प्लस का 30x और माइनस का 60x, तो ये बचेगा माइनस का 30x यानी कि 9x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 25। ठीक है, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और अब इन चारों को सोल्व करके देखना है, अगर वो सेम जिसके पास आता है वही हमारा आंसर होगा। पहले इसको सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला वही लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला। तो 9x स्क्वायर प्लस 2ab 10 दूनी 20 और 20 दिया 60 x और प्लस बी स्क्वायर 100। तो ये तो आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसको। a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 2ab 5 से 15 दूनी 30 और x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 5 की स्क्वायर 25। तो देख लीजिए 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 25, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। वैसे हमने जब प्रतिशत टॉपिक किया था उस टाइम भी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज एक बार फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। 80 का कितना प्रतिशत 80 है। और इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपका आंसर 64% आ जाएगा और जो कि पहला ऑप्शन होता है और वो गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 80 लिख दो, रटना कुछ भी नहीं है, जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा पढ़ते जाओ और वो करते जाओ। का मतलब आपको बताया था, का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। 80 का मतलब गुणा। कितने के लिए x लगा दो। प्रतिशत को यदि आप हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा। प्रतिशत 80 है बराबर 80 है। ठीक है, सोल्व कर लीजिए आप इसको। तो 20 से कैंसिल कर देंगे, 20 चौका 80 और 20 पंजा 100। तो x की वैल्यू आएगी, ये जो 5 भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और जो 4 यहाँ गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो कैंसिल आउट करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी 20। तो x बराबर 20 पंजा 100, x बराबर 100% यानी ये आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 100 आ जाएगी यानी 100% है। वैसे भी नॉर्मली हम सोचते हैं 80 का कितना प्रतिशत 80 है तो पूरे की बात ही कर रहे हैं, तो यानी पूरा यानी 100% ही होगा। अब कहते हैं कि 500 का कितना प्रतिशत 500 है तो 100% ही 500 होगा। तो इसी प्रकार है, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक टेलीविजन विक्रेता ने ₹9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। 9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ व दूसरे टेलीविजन पर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ जो बातें ध्यान रखनी है वो देखिए। आपसे पूछा गया इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, कितने प्रतिशत की पूछा गया है, तो आप इस बात को भूल जाइए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये नहीं निकालना। सेकंड बात और देखिए, उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ हुआ है, एक पर तो 20% का लाभ है और एक पर 20% की हानि है। तो आप इस क्वेश्चन में एक और बात ध्यान रखिए, यदि सेम प्रतिशत का लाभ और हानि होती है तो हमेशा आंसर हानि ही होगी। ये बात बिल्कुल श्योर है, 100% श्योर है। यदि किसी चीज पर सेम परसेंट की लाभ और सेम परसेंट की हानि होती है तो हमेशा हानि ही होगी। ये बात आप गांठ मान लीजिए। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। बस इसी सूत्र की सहायता से हम ये करना है।
हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे नहीं पूछेगा कितने रुपए की उसको लाभ या नहीं हुआ, उसको प्रतिशत से मतलब है। तो 96 होगा, इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। अब 20% का लाभ हुआ है, लाभ यानी ज्यादा में प्लस में है तो +20, और 20% की हानि हुई है तो -20, और यहाँ x गुणा वाई प्लस का 20 और माइनस का 20 यानी कि माइनस का 20 गुणा 20 बटे में 100। सोल्व कर लीजिए, प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस, इसी माइनस को देखते हुए मैंने आपको कहा था कि सेम प्रतिशत की लाभ सेम प्रतिशत की हानि हो तो ये तो हमेशा ही घटेगा। अगर मैं कहता हूँ 40% का लाभ हुआ, 40% हानि हुई, तो ये प्लस का 40 माइनस का 40 हमेशा ही घटेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था ये हमेशा यहाँ माइनस ही आएगा, इसलिए कहा था कि मैंने हमेशा इस सौदे में हानि ही होगी। सेम प्रतिशत के लाभ और सेम प्रतिशत हानि में हमेशा हानि ही होगी। ये नेगेटिव चिन्ह जो है ये हानि को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, सोल्व करते हैं अपने इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 2 दूनी 4 यानी कि -4%, यानी कि माइनस यहाँ पर हानि को दर्शा रहा है, तो क्या हुआ 4% की हानि हुई, और यही हमारा आंसर है सी नंबर, 4% की हानि। एक बार फिर देख लीजिए, हमें रुपये से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया कितने प्रतिशत की लाभ हानि हुई है, या तो लाभ होगा या हानि होगी, एक ही होगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का पूछा गया, तो हमें इस 9600 रुपये से कोई मतलब नहीं है। सेकंड बात ये ध्यान रखनी है कि सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत हानि दी है तो उस केस में हमेशा हानि ही होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, +-x +-xy बटा 100। तो लाभ हुआ यानी +20 और हानि हुई यानी -20, और माइनस प्लस गुणा माइनस होता है ना, इसलिए माइनस लिया गया है, और 20 गुणा 20 बटा 100। 16 आउट करते हैं, ये तो हमेशा कैंसिल आउट होगा इससे, क्योंकि +20 है माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, और हमेशा हानि होगी, और 16 आउट किया था 4% की, तो आंसर था 4% की हानि। नोट कर लीजिए आपसे। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। एक बात बड़ी ध्यान में देने की है कि ये क्वेश्चन जो है वो समय, काम और मजदूरी का क्वेश्चन है, जो कि हमारे रीट के सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, उससे भी गिना गया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये समय, काम, मजदूरी टॉपिक भी इस कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है रीट के लिए, जबकि ये सिलेबस के अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए? तो हमें मजदूर पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, MDH/W, M1 D1 H1/W1 और M2 D2 H2/W, यानी कि आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, MDH/W। M मतलब मेंबर्स, जितने मजदूर हैं, D मतलब दिन, H मतलब आर मतलब कितने घंटे हैं, और W मतलब वर्क, काम कितना है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मजदूर और दिन ही गिवन है, और सेकंड जो सिचुएशन दी गई हमें उसमें दिन गिवन है और मजदूरों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें हमें घंटे और W का मतलब नहीं है, कार्य दोनों में एक एक मान लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इसमें कार्य से हमें कोई मतलब नहीं है कि कार्य कितने हैं, वो हमें मेंशन नहीं है, हमें सिर्फ मजदूर और दिन दिए गए हैं। तो देखते हैं, M1 कितने मजदूर दिए हैं, 6 गुणा D1 कितने दिन के दिए गए हैं, 16, और घंटे में नहीं दिए गए, छोड़ दीजिए, कार्य एक ही है, आप कुछ मत लिखिए, बराबर M2 मजदूर कितने दिए गए हैं वो हमें ज्ञात करने हैं, M2 ज्ञात करना है हमें, और D2 दिन कितने दिए गए हैं, 4 दिन में पूरा करना है। तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए, इसको सोल्व करना है, M2 की वैल्यू आ जाएगी, ये जो 4 गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, तो 6 गुणा 16 बटे 4 बराबर M2। तो 4 कम 4 चौके 16, तो M2 की वैल्यू आ गई 6 चौका 24। तो यही हमें आंसर में ये दिया गया, सी नंबर ऑप्शन जो है 24। तो एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए? तो M1 D1 H1/W1 = M2 D2 H2/W2। तो मजदूरों की संख्या 6 और दिन 16, बराबर मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है और दिन है 4, और इसको सोल्व आउट करना है। इस प्रकार हमें मजदूरों की संख्या प्राप्त हुई कि 24 मजदूर चाहिए यदि आपको 4 दिन में उतना ही काम पूरा करना है। तो आंसर आ गया 24। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने साधारण ब्याज का लिखा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से है। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि किसी धन का
8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज ₹640 हो तो मूलधन क्या होगा। तो हमें साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो आपको जो गिवन है आप वो इस फॉर्मूला रख दीजिए और जो आपसे पूछा गया है वो आप निकाल लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको मूलधन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, आपको दर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए या आपको समय का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। आप इस एक फॉर्मूले की सहायता से ही वो फॉर्मूले व्युत्पन्न करते हैं। तो आप जरूरी नहीं कि उन फॉर्मूला को रटें, आप इसी फॉर्मूले के अंदर आप फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद कीजिए, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। P मतलब मूलधन प्रिंसिपल और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दर होगी और T यानी टाइम PRT अपॉन 100। आप सिर्फ इतना सा फॉर्मूला ध्यान रखिए। आपको नहीं तो याद रखना मूलधन क्या फॉर्मूला है, ना ही दर का फॉर्मूला याद करना और ना ही समय का फॉर्मूला याद करना। आप वो फॉर्मूले सभी इसी से निकले हैं। देखते हैं किस प्रकार, पहले इसको देख लेते हैं कि यदि हमसे मूलधन पूछा गया है, ठीक है, मूलधन पूछा गया यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आप इसको वजन गुणा कर लीजिए। जो चीज़ यहाँ गुणा में है वो भाग में चली जाएंगी और जो यहाँ भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, यानी कि SI गुणा 100 बटे में R गुणा T। तो बराबर क्या बचा, सिर्फ P बचा। R T जो भाग गुणा में था वो भाग में ले आया मैं, तो यानी ये मूलधन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और इसी से ही जो अगर यदि अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है और मूलधन और समय गिवन है तो क्या करेंगे, तो SI गुणा 100, ये जो 100 भाग में यहाँ पर गुणा में ले गया मैं, और P इंटू T जो है वो अपॉन में ले आते हैं जो गुणा में थे, और बराबर बचा R। तो इस प्रकार हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लिया। और उसी प्रकार टाइम का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। किस प्रकार, देखिए कि यदि हमें समय गिवन नहीं है और ये गिवन है तो इनको अपॉन में ले जाइए। तो SI गुणा में 100, जो 100 भाग में था उसको मैंने गुणा में लिख दिया, और बटे में टाइम पूछा गया हमसे तो P और R जो गिवन है उसको बटे में ले जाइए, P गुणा R, तो बराबर बचा T। तो ये समय का फॉर्मूला होगा। आपको ये सभी फॉर्मूले याद नहीं रखने, ना ही तो ये याद रखना, न ही ये याद रखना और न ही ये याद रखना। आप यदि ये याद रखते हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको याद मत रखिए। आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इससे ही ये सभी फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं, जैसे कि दिया PRT अपॉन 100, और इसमें जो जो हमें गिवन है वो हम इसमें लिख देते हैं। साधारण ब्याज हमें दे रखा है, साधारण ब्याज कितना है 640 रुपये, साधारण ब्याज हमें दिया है 640 रुपये, बराबर मूलधन हमें दिया नहीं गया, मूलधन हमसे पूछा गया तो मूलधन की जगह मूलधन ही रहने दीजिए, ठीक है। गुणा दर कितनी दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% यानी कि 8। इस प्रतिशत हटाकर ही बटे में 100 लिखा गया, इसलिए अपन यहाँ पर 8 ही लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुणा समय कितने वर्ष दिए गए हैं, 5 वर्ष दिए गए हैं, और बटे में क्या आएगा 100। अब आपसे मूलधन पूछा गया है तो आप वज्र गुणा करके मूलधन की वैल्यू निकाल लीजिए। जो यहाँ पर दोनों गुणा के अंदर है वो 640 के भाग में चला जाएंगे, और जो 100 यहाँ भाग में है वो यहाँ इसके 640 गुणा में चला जाएगा। तो 640 गुणा 100 और बटे में 8 गुणा 5 और बराबर मूलधन। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए और मूलधन आ जाएगा, जैसे कि 8 एकम 8 और 8 8 64 80 आ गया, और 5 एकम 5 16 5 80, तो यानी मूलधन आ गया 1600 रुपये। मूलधन कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया 1600 रुपये, और यही आंसर है, मूलधन 1600 रुपये, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसको। जैसा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो ये एक तरह से जनसंख्या से संबंधित प्रश्न ही है, जो कि हमने प्रतिशत टॉपिक के लास्ट में किया था। एक टाइप किया था जनसंख्या में यदि वृद्धि कमी हो तो यहाँ पर 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन है पूरा, एक यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसमें एवरी ईयर 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है कि 10% ग्रोथ होती है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो हमसे यदि कि 2016 में देर की हमें कितनी थी और 2018 पूछी, यानी कितने वर्ष के अंतर आ गया, 2 वर्ष के बाद पूछा गया है हमसे। तो हमने एक सूत्र देखा था, वो सूत्र एक बार फिर देख लेते हैं कि अंतिम जनसंख्या, यानी कि अंतिम आप जनसंख्या ले लीजिए या अंतिम संख्या ले लीजिए,
अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रारंभिक संख्या गुणा में 100 प्लस माइनस R1 बटा 100। यदि 2 वर्ष दे रखा हो तो एक बार फिर लिख देंगे 100 प्लस माइनस R1 बटा 100। ये जो R2 तो प्लस माइनस का मतलब है कि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह लेंगे और यदि कमी होती तो नेगेटिव चिन्ह लेते हैं। और R1 यानी 10% और R2 भी 10% है। और कितने वर्ष की बात चल रही है, 2016 से 2018 यानी 2 वर्ष, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोल्व करते हैं इसे। अंतिम संख्या हमसे पूछी गई है 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे, तो अंतिम संख्या हमसे पूछी गई है। और प्रारंभिक संख्या में गिवन है 2016 में कितनी थी, 1500 थी। तो ये जो 1500 है ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1500 गुणा 100 वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह है और R1 कितने प्रतिशत है, 10% और बटे में 100। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखेंगे, तो 100 गुणा 100 प्लस 10 बटा 100। प्लस चिन्ह है वृद्धि के लिए और 10% की हो रही थी, 10 बटा 100। और सोल्व कर लेते हैं इसे। 1500 गुणा 100 प्लस 10 यानी 110 बटा 100 गुणा में 100 प्लस 10 यानी 110 बटे में 100। सोल्व आउट कर लीजिए। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुई और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गई। तो बचा 15 गुणा 121 यानी इसका जो आंसर है वो आएगा 1815। सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा 1815। तो इस प्रकार ये जो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न मान लो या आप इसको, या फिर 2016 में मैं कुछ देर की थी 2018 में पूछी गई है, तो उसका ये सूत्र होता है कि अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100 प्लस माइनस R1 बटा 100 गुणा 100 प्लस माइनस R2 बटा 100। जितने वर्ष दिए होते, अगर यहाँ पर 2019 की पूछी गई होती तो हम यहाँ पर एक और बार गुणा कर देते। जितनी बार पूछी गई उतनी बार गुणा करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया कि 2016 में 1500 दी गई थी गुणा 100 प्लस 10 बटा 100 गुणा 100 प्लस 10 बटा 100। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1815। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जियोमेट्री से लिया गया है, यानी कि ज्यामिति से। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में डायग्राम में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। ये त्रिभुजों की सर्वांग समता का जो क्वेश्चन है एक, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस डायग्राम को देख के बताना है निम्न में से कौन सी जो सर्वांग समता है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो पहला जो ऑप्शन है ये दिया गया भुजा 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 नियम, यानी कि साइड 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 लॉ। तो इस लॉ में क्या होता है कि किसी भी 2 त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं समान हैं तो उसमें त्रिभुज ये भुजा 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 नियम लागू होता है। अब इसमें देखिए हमें सिर्फ एक ही, अब ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें हमें सिर्फ एक ही साइड गिवन है, बाकी की 2 साइड हमें पता नहीं कि क्या है, इसलिए ये तो नियम नहीं लग रहा है, इसके अंदर कैंसिल आउट हो गया। क्योंकि भुजा 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 यानी तीनों साइड्स हमें गिवन होने चाहिए, तो तीनों साइड्स हमें पता ही नहीं है और तीनों साइड इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसकी जो 3 साइड है ना वो इसकी 3 साइड के इक्वल होनी चाहिए। एक साइड तो इक्वल है, बाकी 2 साइड का हमें पता ही नहीं है। अब क्या पता ये 4 और 5 आ जाए, 6 और 7 आ जाए, तो यानी इक्वल नहीं हो सकती, तो इसलिए ये नियम तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट नियम देखते हैं, समकोण कर्ण भुजा नियम, RHS लॉ, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। हमें कोण सिर्फ एक ये गिवन है और बाकी इतना पता है कि ये दोनों कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, यानी एक दूसरे के बराबर है। 90 डिग्री हमें कोई मेंशन नहीं है, तो यानी कि ये जो समकोण है इसकी बात हमें, समकोण इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये नियम भी नहीं लगेगा। थर्ड देखते हैं, भुजा कोण भुजा नियम, यानी कि साइड एंगल साइड लॉ। इसमें इस बात का बहुत महत्व है कि जो इनका क्रम है ना, भुजा कोण भुजा, यानी कि 2 भुजाओं के बीच अंतरित कोण, 2 त्रिभुजों के 2 भुजाओं व उनके बीच का अंतरित कोण समान होना चाहिए, तभी वो 2 त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब 2 त्रिभुज हमें दे रखे हैं, अब इनमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण,
दो भुजाएं दे रखी हों और भुजा तो हमें एक ही दी हुई है, भुजा में एक ही गिवन है, इसलिए ये भी नियम इसमें नहीं लगेगा। हमें इसमें कहीं दो भुजाएं दी होती और एक ये एंगल दिया होता और एंगल उनके बीच का होना चाहिए था, तो ही ये नियम एप्लीकेबल होता। अर्थात अब ये नियम एप्लीकेबल इस पे नहीं है। वैसे लास्ट ऑप्शन एक ही बचा, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। कोण भुजा कोण नियम, जैसे कि मैंने आपको इसमें ही बताया, इसमें जो ये सीक्वेंस है इसका एंगल साइड एंगल, इसका बहुत बड़ा योगदान है कि इसको बात को बहुत ध्यान में रखना है। कोण भुजा कोण यानी कि कोण भुजा कोण, दो कोणों के बीच की जो अंतरित भुजा है, अंतरित यानी जो मध्य की भुजा है, ठीक है, दो कोणों के बीच की अंतरित भुजा, दो कोणों के बीच की अंतरित भुजा यदि वो समान है, अब ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये दोनों कोण समान हो गए, ये दोनों कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों कोण भी समान हो गए, और इन दोनों कोणों के बीच की जो अंतरित भुजा है वो भी समान है, यानी कि कोण भुजा कोण नियम इस डायग्राम पर एप्लीकेबल हो रहा है, तो यानी कि ये आंसर हमारा सही होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, यदि कोण भुजा कोण नियम से देखें तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में ये डायग्राम दिया हमें, इसमें असमान संपूरक कोणों के संयुग्म छांटने हैं कि इनमें छांटना है कि संयुग्म कौन सा है जिनके असमान संपूरक कोण हों। तो पहले तो संपूरक कोण क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि देखिए ए से डी है तो एक तो ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, और बी से ई है तो यानी कि ये जो कोण है ना वो भी 180 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री है। अब हमें पूछा गया कि दो असमान संपूरक कोणों के संयुग्म छांटने हैं, तो देखते हैं किस प्रकार होगा ये। पहला दिया गया हमें DFE, पहला हमें दिया गया है DFE, ठीक है, और DFE व AFB यानी कि ये दिया गया है। तो हमें पता है कि यदि DFE और EFA ये दिया होता तो इन दोनों का योग हमारे पास 180 हो जाता, और ये सामने सामने दिए हैं इसका कोई मतलब नहीं, ये दोनों 180 नहीं हो रहे, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर 180 प्राप्त हमें नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं DFE, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया EFA। तो देखिए एक कोण तो ये दे रखा है और एक कोण ये दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। DFE और EFA, तो इन दोनों को जोड़ें यदि अपन, एक तो ये कोण है और एक ये कोण है, इन दोनों को यदि अपने जोड़ें तो ये 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं AFB, सेकंड दिया हमें AFB हमें दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया है BFD, ये भी हमें दिया गया है BFD, यानी कि ये और ये दिया गया हमें। तो एक तो ये कोण दे रखा है और एक ये कोण दे रखा है, कहने का मतलब ये 180 पूरा बना रहा है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट होगा कि यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि ये हो जाए 60, ये हो जाए 120, तो यानी 180 डिग्री बन रहा है। उसी प्रकार ये कहा गया है कि असमान संपूरक कोणों का कौन सा युग्म सही होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 प्राप्त नहीं हो रहा, और इन दोनों को जोड़ने पर 180 प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन यही होगा। बाकी आप जोड़ कर देख सकते हैं 180 प्राप्त नहीं होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज, यानी कि ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति से है, यानी कि मेंसुरेशन। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं हम, कि जो एक तरफ तो ये आमने सामने भुजा समांतर होती है, दूसरी तरफ नहीं होती है, यानी कि एक साइड की आमने सामने समांतर होती हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, तो ये दो समांतर भुजाएं हैं क्रमशः, एक तो है जी 10 सेंटीमीटर और एक है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इसका जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें गिवन है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, हमसे ऊंचाई पूछी गई है। यदि उसका क्षेत्रफल हमें पता है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, हमसे ऊंचाई पूछी गई है।
तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्र में पहले सूत्र लिखते हैं अपन कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हमें क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, दो समांतर भुजाएं दी गई है 10 और 16, उनका योग यहाँ लिख देंगे, और क्षेत्रफल हमें दिया गया है वो क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देंगे, और हाफ हमारा हाफ ही रहेगा। और हमसे पूछा गया ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। इसको जो यहाँ पर है इसको यहाँ पर गुणा में यहाँ भाग में चला जाएगा, सोल्व करके हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो सोल्व करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 इज इक्वल टू हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 10 और 16 26, और गुणा में हाइट ऊंचाई। ठीक है, उसको सोल्व करते हैं अपन, तो 2 एकम 2 और 13 दूनी 26, तो हाइट आ जाएगी 78/13 इज इक्वल टू हाइट 13 चौके 52, 13 5 13 छिके 78, तो h बराबर आ गई 6 सेंटीमीटर, 13 छिके 78। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन देखा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हमें जो कुछ गिवन था हमने वो इसमें लिख दिया, और जो हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था, और हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो इन समांतर भुजाएं जो थी दोनों 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, उन दोनों का योग हमने 26 सेंटीमीटर लिख दिया, और गुणा ऊंचाई लिख दी, और इसको सोल्व आउट किया तो हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने इस समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन था क्षेत्रमिति का, वो हमने देखा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्षेत्रमिति से ही है, ये क्वेश्चन भी बेलनाकार यानी कि बेलन, ये जो सिलेंडर होता है बेलन, एक बेलनाकार जो खंभा है, जो हम खंभे देखते हैं नॉर्मली हम, के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है। एक बात आप ये ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर होता है, और जो आयतन होता है वो हमेशा घन मीटर होता है। ठीक है, तो एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 264 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया गया हमें, वह इसका आयतन 1848 घन मीटर है, हमें आयतन भी दिया गया है। तो उस खंभे की ऊंचाई कितनी है हमसे पूछा गया है। तो सोल्व करते हैं इसे हम। बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमें बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो बेलनाकार यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πRh। बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, ये हमें दिया गया है 264। ठीक है, ये तो हो गई एक इक्वेशन। बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 2πRh इक्वल टू 264 हो गया। और नेक्स्ट दिया गया हमें आयतन, तो बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है बेलन के आयतन का πr²h। ठीक है, तो πr²h, और ये हमें कितना गिवन है 1848 इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, एक तो 2πRh इज इक्वल टू 264 और एक मिल गई 2πr²h इज इक्वल टू 1848। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, यदि मैं इसमें भाग देता हूँ तो सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ ऊपर में πr²h और भाग देना है 2πRh का, और इज इक्वल टू 1848 और बटे में 264। इसमें डिवाइड करते हैं अपन, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये r² से ये पूरा r कैंसिल हो गया, और ये h से ये h कैंसिल हो गया, यानी कि इधर बचा r/2। इस 2 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये जो भाग में है वो उधर गुणा में चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1848 बटे में 264 गुणा में 2। तो इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 1848
बटे में 264 गुणा में 2। अब इसे कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, 4 से कैंसिल आउट करें तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 4 से डिवाइड किया मैंने इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौका 16 24 और 6 चौका 24 और 4 दूनी 8। उसके बाद इसको मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 छक्के 66 और 11 चौके 44 और 11 दूनी 22। उसके बाद फिर 6 कम 6 6 7 42 7 दूनी 14। तो आर का मान आ गया हमारे पास 14, यानी कि ये रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई आर। अब इस त्रिज्या का मान इसमें रखते हैं अपन तो एच की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर मान रख रहा हूँ मैं, नाउ बाय इक्वेशन 1 है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 14 और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, हमने एच डी लिख दी एच और बराबर क्या दिया हुआ है 264। अब इसे सोल्व भी करना है, 7 कम 7 और 7 दूनी 14 और जो ये मल्टीप्लाई में वो सारा डिवाइड में चला जाएगा तो h इज इक्वल टू 264 बाय 2 दूनी 4 और इंटू 22। अब इसको फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, जिससे भी करते हैं 11 दूनी 22 और 11 चौके 44 और 4 एकम 4 4 छक्का 24 और 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी कि हाइट आ गई 3 मीटर। क्वेश्चन मीटर में चल रहा था इसलिए हाइट आ गई 3 मीटर। तो यही हमारा आंसर था इसमें। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे रखा था और सूत्र हमें पता है कि 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच को 264 के इक्वल रख दिया। आयतन हमें दे रखा था 1848, तो मैंने पाई आर स्क्वायर एच, इसका सूत्र होता है बेलन के आयतन का, उसको 1848 के बराबर रख दिया। उसके बाद हमसे पूछा कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यदि अपन 2 में से x बिगड़ने का भाग देते हैं तो h से h कैंसिल आउट होता है, पाई से पाई कैंसिल आउट होता है और एक r से एक r कैंसिल आउट होता है, तो यानी यहाँ r की वैल्यू में प्राप्त होती है। अब इस वैल्यू को आप चाहे तो इस इक्वेशन रखिए, चाहे आप इस इक्वेशन रखिए, आंसर सेम ही आएगा। मैं इसमें रखा हूँ क्योंकि यहाँ पर r है, यहाँ पर r स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं पहले वैल्यू रख रहा हूँ। इसमें वैल्यू रखते हैं तो अपने को 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर की वैल्यू हमने प्राप्त की 14 और एच डी लिख दिया और बराबर 264 और एच की वैल्यू निकालने के लिए जो भी यहाँ पर गुना में है वो भाग में चला जाएगा और सोल्व किया तो एच बराबर 3 मीटर आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए।